वेलकम बैक। बेसिकली देखा जाए तो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ है। बट ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इंडिविजुअली देख लिया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे करेंगे, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे करेंगे। तो हम्म। मेजरली क्या होता है आपके एग्जाम में 12th क्लास में नॉर्मली एक तीन में से एक का पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग से निकाल दो, इन्वेस्टिंग से निकाल दो, या फाइनेंसिंग से निकाल दो। और उसमें भी मेजरली जो रहता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वो ऑपरेटिंग का रहता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का, बट जो कॉम्प्लिकेटेड होता है वो ऑपरेटिंग होता है। बट जो जो आप कैरियर में आगे जाओगे तो आपको एक्सपेक्टेड होगा आपसे सीए में जब भी ये सिलेबस में होगा तो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, ऑपरेटिंग फाइनेंस सब कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम भी ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर एग्जाम में आपके आया तो याद रखना आपके एग्जाम में अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाएगा तो वो इजी होगा, वो मुश्किल नहीं होगा। बट प्रैक्टिकली फिर आगे सीए में जाओगे तो सीए में मुश्किल हो सकता है। बट क्लास 12th में अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो इजी हो सकता है इन कंपैरिजन टू अगर सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा ऑपरेटिंग से निकालने के लिए, क्योंकि ज्यादा एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग में होती है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ नहीं होती है। तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम पांच छह क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ओवरऑल कैसे करते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद इलस्ट्रेशन नंबर 33 जो मेरी बुक में एक सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है। मेरी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 33 है। मतलब ये बेसिकली जहां पे आपकी ये सारी चीजें खत्म हो जाती है इलस्ट्रेशंस में, अलग अलग करके ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उसके बाद है। मैं पढ़ लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 75,000 और आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है 85,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन मिल गया। हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है 75,000। आप हम्म। सॉरी, आपका ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 75,000 और आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है 85,000। अगर ये क्वेश्चन नहीं मिला तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन मिला आप लोगों को? सर पहले से पढ़े, पहले क्या था हेडिंग? कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाना है। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ, 2 मिनट लगेंगे लिखने के लिए। आपका ओपनिंग कैश जो है वो है आपका 75,000। आपका जो क्लोजिंग कैश है वो आपका है 85,000। आपका जो नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर वो है 10,000। आपका लोन रिपेमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन जो है उसका रिपेमेंट आपने पूरे साल में किया है 2,50,000। उसके बाद आपने डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज हुआ है 40,000। उसके बाद आपका हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 1,50,000। और उसके बाद आपका हुआ है इंक्रीज इन बिल्स पेएबल। इंक्रीज इन बिल्स पेएबल आपका हुआ है 60,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम दीज इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम स्टार्ट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसमें हम स्टार्ट लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, हम्म। यहां से स्टार्ट करते हैं। हम मानेंगे कि नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर जो है, एज्यूमिंग ये हमारा बेस रहेगा, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है, 10,000। 10,000। उसके बाद देखेंगे कोई नॉन ऑपरेटिंग एडजस्ट इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश इनकम है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एडजस्ट करेंगे। इस केस में अगर देखा जाएगा ओपनिंग कैश तो ओपनिंग कैश ही है, वो क्लोजिंग कैश आ गया, नेट प्रॉफिट इधर ले लिया। लोन रिपेमेंट, लोन रिपेमेंट आपका क्या क्या लाएगा, सर ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हम्म। ये आपकी फाइनेंसिंग फाइनल। एक्टिविटी है। डिक्रीज इन स्टॉक ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंक्रीज इन बिल्स पेएबल ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो एज सच इस क्वेश्चन में आपकी ना कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, ना नॉन कैश इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपका डिक्रीज इन स्टॉक, अगर करंट ऐसे डिक्रीज हुआ होगा उससे क्या आया होगा,
कैश आया होगा। करंट एसेट अगर डिक्रीज हुआ होगा तो कैश और ज्यादा जनरेट हुआ होगा, तो ऐड करेंगे इसमें, उससे कैश ज्यादा आया होगा। डिक्रीज इन स्टॉक कितना है? 40,000। 40,000। और फिर जाके आपका लेस करेंगे इंक्रीज इन, अच्छा, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। अगर बिल्स पेबल बढ़ गई है, अगेन लाइबिलिटी बढ़ गई है, इट मीन्स कुछ पैसा आपने कैश में पे नहीं किया है, तो उससे भी आपका क्या होगा, उससे भी आपका कैश फ्लो बढ़ गया होगा। लॉजिकली समझ आया डिक्रीज इन स्टॉक से क्यों कैश बढ़ा होगा? हम्म। डिक्रीज इन स्टॉक से कैश बढ़ा होगा, इंक्रीज इन यस। लाइबिलिटी से भी कैश बढ़ा होगा। ये लॉजिकली यस। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। क्यों आया होगा? इंक्रीज इन बिल्स पेबल से क्या हुआ? सर अगर बिल्स पेबल बढ़ गई, हमने अभी क्या माना था कि मैंने जो सारा स्टॉक है वो कैश में परचेज किया है, बट अब पता चल रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैंने कुछ क्रेडिटर्स क्रिएट किए हैं। तो वो कितना है? 60,000। तो 60,000 का पेमेंट मेरे से गया नहीं होगा। पैसे का ना जाना भी आना होता है, इट मीन मेरे पास पैसा ज्यादा आया होगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेरा निकल गया। जब मैंने इसको टोटल कर दिया तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 1,10,000। तो मेरा कैश, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये टोटल मिला के मेरा फिगर आएगा 1,10,000। तो मैं बोल सकता हूं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया मेरा? 1,10,000। ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अगर मैं देखूंगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेरी ये थी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहां से मुझे क्या आया होगा? कैश आया होगा या कैश गया होगा? हाँ। सर सेल की है ना तो तो आया जब मैंने होगा। अपने फिक्स्ड एसेट बेच दिए तो मेरे पास कैश आया होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है? 1,50,000। तो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी कैश जनरेट हुआ है। तो अगेन निकलेगा मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आया? 1 लाख। 1,50,000। ठीक है। अब क्या बचा मेरा? तीसरा चीज मेरा बचा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें मेरा ये है, मैंने लोन रिपे किया 2.5 लाख का, तो इससे मुझे क्या हुआ होगा? आउटफ्लो होगा। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 2,50,000। 2,50,000। तो ये मेरा हो जाएगा कैश आउटफ्लो। क्या हो जाएगा ये? कैश कैश आउट। आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मेरा आएगा 2,50,000। इस 2,50,000 को मैं माइनस में दिखाऊंगा। ठीक है। 2,50,000 को मैं माइनस माइनस। में दिखा दूंगा क्योंकि ये मेरी नेगेटिव फिगर है। तो नेट फिगर अगर कोई मेरा देखेगा, 1,10,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, 1,50,000 मेरा इन्वेस्टिंग से आ गया, टोटल हो गया 2,60,000। सिक्सटी और थाउजेंड। उसमें से 2,50,000 चला गया, तो मेरा 10,000। नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर है वो आ गया नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। कितना आया? तो नेट टेन मेरे पास जो थाउजेंड कैश इस साल में आया है वो 10,000 है। इसको मैं ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करूंगा तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। ऐड करूंगा इसका ओपनिंग कैश बैलेंस, जो मेरा बैलेंस फिगर निकलेगा फिर वो आना चाहिए मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखो ओपनिंग कैश मैंने कितना था क्वेश्चन में देखा, मेरा ओपनिंग कैश था 85। 75, तो मेरा क्लोजिंग आना चाहिए 85। देखो जब मैं यहाँ पे ओपनिंग में ऐड करूंगा, इस साल जितना जनरेट हुआ था 10,000, 75 प्लस 10,000 इक्वल टू 85,000। अगर ये आपका मैच होगा इट मीन्स आपने क्वेश्चन को ठीक किया है। तो दिस इज हाउ वी मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट
for the entire year. We start with the cash flow from operating activities. We take net profit for the year as the base. तो हम एज्यूम करते हैं कि जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये तो सारा कैश में आया होगा। फिर इसमें हम देखते हैं दो चीजें, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखनी है तो इसमें हम दो एडजस्टमेंट करते हैं। अगर इस नेट प्रॉफिट में कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसका इम्पैक्ट जो इसमें गया होगा उसको बाहर करते हैं। अगर इसमें कोई नॉन कैश का इम्पैक्ट है उसके इम्पैक्ट को बाहर करेंगे। जब इस चीज को आप फिल्टर आउट करते हैं विद नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, यू गेट अ फिगर दैट इज cash flow from operating activities. But now since it is only P&L, you have to go to the balance sheet and see the working capital adjustments, if any, with respect to the current assets and current liabilities. उनको जब आप एडजस्ट करोगे then you can see this is the final figure of the cash inflow or cash outflow from the operating activities. Then we move towards the investing activities. So at the balance sheet there remains this fixed asset. तो आप उनको देख लेते हो वहां पे पैसा फंसा है या वहां पैसे जनरेट हुआ है। So net figure is the cash inflow or outflow from the investment. Then you go to the balance sheet, capital part, capital and long term liabilities part. वहां पे देखते हो कि वहां से कैश आया है, कैश जनरेट हुआ है। अब विजुअलाइज करो, आपने पीएनएल पहला सारा उठाया, जस्ट सी द ट्रायल बैलेंस। इसको मैं लिंक करा देता हूं, आप ट्रायल बैलेंस को देखो। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है दोस्तों, आप देखो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। मैं आज आज इसको ना लिंक करा रहा हूँ बिकॉज हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया है। आप बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका क्या करते हो सर, उसका हम जर्नल करते हैं। विजुअलाइज करो, इस साल में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनका क्या किया होगा आपने, जर्नल किया होगा। यस यस सर। सर नो। यस सर। फिर उनका लेजर बनाया होगा। हाँ। लेजर के बाद उनका ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। यस ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट, फाइन। यस सर। यस और नो, यस सर। यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में सारी समरी है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो गई है इस साल उन सबकी समरी प्लस जो ओपनिंग बैलेंसेस थे उन सबकी समरी आ रही है। वेरी गुड। नाउ आफ्टर ट्रायल बैलेंस we make trading account and profit and loss account, and we make balance sheet, fine. Now you have to Yes, sir. prepare a cash flow statement for the year. एक तरीका था जर्नल से देखते सारी ट्रांजेक्शन, देखते किसमें कितना कैश आया, भाई इतना मेहनत क्यों करना है। तो एक काम करो, ट्रेडिंग पीएनएल से जो नेट फिगर आ रही है, नेट प्रॉफिट जो आ रहा है यहां से या नेट लॉस आ रहा है उसको बेस बना दो। ठीक है, उसको बेस बना दिया मैंने यहां से, बिकॉज सारी ट्रांजेक्शन जो ना वो इधर आ गई है, या तो वो इधर है या तो इधर है। ट्रेडिंग और पीएनएल में क्या होता है सर, इस साल की जितनी भी रेवेन्यू आइटम्स है, चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो इनकम्स है, चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो रेवेन्यू है, या मैं ऐसा बताता हूँ जो भी नॉमिनल ट्रांजेक्शन, नॉमिनल अकाउंट में ट्रांजेक्शन इस साल हो गई है, दे ऑल आर गेटिंग कैप्चर्ड इन द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो आपने इस साल में कोई भी एक्टिविटी की होगी, या वो रियल अकाउंट की होगी, या तो पर्सनल अकाउंट में होगी, या तो नॉमिनल अकाउंट होगी। तो नॉमिनल अकाउंट क्योंकि वो क्लोज नहीं होते हैं, सॉरी क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होते आगे, वो हम क्लोज कर लेते हैं, तो उनका सारा इसी साल का इम्पैक्ट खत्म होता है, वो ट्रेडिंग और पीएनएल में आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ट्रेडिंग और पीएनएल को पकड़ लिया, तो उसमें सारी चीजें हमने देख ली, तो हमने निकाला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज आप बिजनेस इसीलिए कमा रहे हो, कर रहे हो कि आप प्रॉफिट कमाओ, तो वो प्रॉफिट आपका दिख गया, तो ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम मानते हैं। बट इसमें फिर हमें पता चलता है कुछ नॉन ऑपरेटिंग हो सकती है या कुछ नॉन कैश हो सकती है, तो उनको हम एडजस्ट कर लेते हैं। मेक सेंस? उनको हमने एडजस्ट कर लिया, वो तो ठीक हो गया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग उनको हमने एडजस्ट कर दिया। फिर हमने देखा बैलेंस शीट को जरा देखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में भी ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो बैलेंस शीट में एक तो ओपनिंग है एक तो क्लोजिंग है। ओपनिंग तो पिछले साल का है, तो सब चीजों में हम ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करेंगे, तो वहां से डिफरेंस आएगा, है ना। सब चीजों का कंपेयर करो, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। ओपनिंग तो पुराना ही था ना, तो अब जो चेंज हुआ है बैलेंस शीट में, जो बैलेंस में चेंज हुआ है वो क्या है, वो इन एडिशन टू द जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे थी उनको तो वहां ही कला कमा कर दिया। अब यहाँ पे अब देखना है जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस है वो हमने तीन हिस्सों में देखनी है। आपकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनती है, यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, यहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिनको मैं करंट लाइबिलिटीज बोलता हूँ। और यहाँ पे आपके फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दिस, कैपिटल है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, लाइक दिस। यही है बैलेंस शीट में। इन सब चीजों का आप ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस दे दो। फिर देखो जो करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है,
तो ये जाएगी मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिक्स्ड एसेट है, डिफरेंस देखो प्लस माइनस जो भी होगा वो जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो सारी एक्टिविटीज तो आपकी कवर होगी ना, यहाँ की सारी एक्टिविटीज यहाँ पे कवर होगी, ये वाली एक्टिविटीज यहाँ पे कवर होगी, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग वाली यहाँ पे कवर होगी, ये वाली यहाँ पे कवर होगी। फिर ओपनिंग ऐड करो, आपको क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, हम्म। इस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं। ये जो मैंने आज बात बता दी इस पे और ध्यान देना घर में, तो और ज्यादा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखें। हम्म। पहला क्वेश्चन इसलिए मैंने इजी कराया बिकॉज हम बहुत दिनों बाद स्टार्ट किए थे। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन पकड़ेंगे, ठीक है, बट आपको घबराना नहीं है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एंड आई होप वो आपकी बुक में हो। आपकी बुक में तो वैसे इजी क्वेश्चंस दिए हैं, तो पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, बट आई वांट ए टफ क्वेश्चन। कोई टफ क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, आप मुझे बताओ आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद, जो भी आपके पास बुक है। इसके बाद आ रहा है प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट मेथड बुलबुल लिमिटेड ऑन द बेस ऑफ द इनडायरेक्ट मेथड का क्या इंफॉर्मेशन। है? इनडायरेक्ट मेथड हाँ। बोलते हैं, ऑपरेटिंग में दो मेथड होते हैं, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। फाइनेंसिंग हम्म। में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता, ठीक है ना। ना ना। तो हम्म। इनडायरेक्ट मेथड है कि आपको जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, वो आपको कहाँ से निकालना है? नेट इनडायरेक्ट बेस मेथड। बना के निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरी बुक में है, तो इसको करें, ठीक। इससे भी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप बाकियों को भी ये क्वेश्चन मिला होगा। नाटिका जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसके बाद ही देखो बुक में कौन सा क्वेश्चन है, मिल गया आपको भी। सर नहीं, आप पढ़िए, मेरे बुक में नहीं है ये वाला। प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ बुलबुल लिमिटेड। पहला क्वेश्चन जो अभी पढ़ा था वो मिला था आपको? हाँ। सर नहीं नाटिका, नाटिका, नो सर। गवर्नमेंट एटीआई, आप कहाँ पर हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना आपकी बुक में? आपको भी तो ये वाली बुक है ना, कल्याणी पब्लिकेशन वाली। हाँ सर, बुक यही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन सारे डिफरेंट है। बेटा सारे डिफरेंट नहीं है, उस दिन हमने देखे थे तो सेम तो मैच तो हो रहे थे। आप देखो जो इलिस्ट्रेशन है ना आपकी, इलिस्ट्रेशन जो आपकी थी, जहां पे पहले इंडिविजुअल इलिस्ट्रेशन आ रही थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, वो इलिस्ट्रेशन जहां पे खत्म हो रही है, उसके बाद फॉर्मेट दिया गया है पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो मिल गया आपको वो पेज। हाँ सर। उसके बाद आपके पास कौन सी इलिस्ट्रेशन है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा वो खत्म होने के बाद, ऑपरेटिंग सर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की इंडिविजुअल इलिस्ट्रेशन के बाद एक पूरा स्टेटमेंट आपको दिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बना के, उसके बाद फिर इलिस्ट्रेशन दी है। मिला? ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर है, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। मिल गया? सर मेरी बुक में जब दिया है ना सर, मतलब फुल फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके हाँ, बाद है मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से पहले कौन सा क्वेश्चन है आप बताओ? प्रैक्टिकल से मुझे ये है प्रैक्टिकल कैपिटल प्रॉब्लम से अकाउंट। पहले वो कुछ शॉर्ट टर्म आंसर्स है ना, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है, उससे पहले सर इससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट ए ग्लांस है, उससे पहले क्या है? सर इससे पहले है ये छोटे छोटे नेट प्रॉफिट और ड्रॉविंग्स टॉपिक है। इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो फ्रॉम, सर यही है, ऐसे ही क्वेश्चन है। कैश फ्लो हम्म? स्टेटमेंट ऑफ सन, सर इससे पहले क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ संजीत एलटीडी। उससे पहले? इससे पहले नॉन करंट एसेट्स अकाउंट। उससे पहले? इनडायरेक्ट में, इससे पहले मशीनरी अकाउंट। उससे पहले? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी। उससे पहले?
machinery account, provision for depreciation account, cash flow from indirect method. ये इनडायरेक्ट मेथड में क्या दिया है क्वेश्चन? सर इसमें क्वेश्चन है from following balance sheet prepare cash flow statement as per AS 33 फिर बैलेंस शीट है। चलो ठीक है, तुम इसी क्वेश्चन को देख लो। अब अगेन मुनजा जो क्वेश्चन था उस पर फोकस करो, ठीक है। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ बुलबुल लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है इनडायरेक्ट मेथड का। इन्फॉर्मेशन क्या दी है मैं यहाँ पे वो शॉर्टकट में लिख देता हूँ। सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 2 साल है, 31/3/18 और 31/3/17, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दी है 5 लाख। 5 लाख, और फिर यहाँ पे दिया है 4 लाख। उसके बाद आपका क्या दिया है, जनरल रिजर्व। रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 1,80,000। और यहाँ पे कितना दिया है, 1 1 लाख। लाख। उसके बाद आपको क्या दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज 12% डिवेंचर्स दिया है 1,50,000। 1,50,000। 2 लाख। 2 लाख। उसके बाद ट्रेड है पेबल आपका ट्रेड पेबल 1,35,000। 1,35,000। 1,20,000। 1,20,000। आउटस्टैंडिंग उसके बाद है एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 65,000। 65,000। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये एग्जाम में आ सकता है। 55,000। 55,000 बेटा, इसको जब टोटल करते हैं तो फिगर आती है 10,30,000। 8 और लाख इसको जब 75। टोटल कर लेते हैं तो ये आ जाता है 8,70,500। 5,000। अब आते हैं जरा एसेट वाले पार्ट में। एसेट में आपका जो जो लैंड। है मैं वही लिखूंगा, खाली मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लैंड एंड बिल्डिंग हाँ। 8 लाख, 8। और ये आपका आ रहा है 5 लाख। उसके बाद है आपका ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका गुडविल है, ये आपका 50,000 है। ये आपका 70,000। 70,000 है। उसके बाद आपका मशीनरी है 1,30,000। 1,30,000। 1,20,000। 1,20,000। 20,000। उसके बाद आपका है करंट एसेट में कैश, कैश 10,000। ट्रेड 35,000। रिसीवेबल, इन्वेंटरीज इन्वेंट्री। कैश आपका है 10,000, 35,000। 20,000, 20,000। 20,000। ये आपका है 35,000। 10,000। नाटिका, चलो क्वेश्चन भी आ गया सारा इस बुक पे, ठीक है। 1 लाख। ओके वही नहीं, मैं नाटिका अब मिला है मुझे क्वेश्चन। सर, नहीं मैंने ढूंढा फिर भी नहीं। चलो ठीक है, विनय में ईसा मेहनत कर। 8,75,000, ठीक है। अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो विदाउट लुकिंग एट आंसर, क्या आप लोग मुझे बताओगे कि सर कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन? इतना ही क्वेश्चन है, बताओ आप लोग बताओ। अगर आपको एग्जाम में आया ये क्वेश्चन है, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो कैसे स्टार्ट करोगे? पहले जो जो आपको समझ आ रहा है वो बता दो। पहले हम कौन से एक्टिविटीज निकालते हैं? सर पहले प्रॉफिट ऑपरेटिंग। देखेंगे ना। एक मिनट, एक मिनट, पहले हम निकालते हैं ऑपरेटिंग, उसके बाद इन्वेस्टिंग और इसके बाद फाइनेंसिंग, ठीक है। हम्म, हाँ। तो ऑपरेटिंग का स्टार्टिंग कहां से करते हैं? एनपी। नेट प्रॉफिट। सर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं साल का। हम्म सर नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, यहाँ तो पीएनएल दिया ही नहीं है, यहाँ पर तो बैलेंस शीट दी है। जहरान बेटा आप भी फोकस करके सुनो, नेट प्रॉफिट तो दिया नहीं है। बताओ आप जवाब। वन समझा, बट यू डोंट हैव टू लुक एट द आंसर प्लीज। बताओ। सर अगर अगर हम बैलेंस लास्ट शीट आपको पिछले साल की भी दी है, इस साल की भी दी है, तो जो नेट प्रॉफिट आया होगा वो कहाँ जाता है कंपनी में? जो मतलब रिजर्व सरप्लस मतलब सर क्या कहते नॉर्मली हैं तो ना। पीएनएल का सरप्लस अलग से दिखता है, यहाँ पे सरप्लस में अलग नहीं हम्म दिखा है। तो अगर कुछ प्रॉफिट आया होगा वो रिजर्व में ट्रांसफर हुआ होगा, हम्म या डिविडेंड की शक्ल में बाहर दिया होगा। यहाँ जब आपने देखा तो आपने कंपेयर किया रिजर्व को। क्या कंपेयर किया? सबसे पहले आपने रिजर्व। कंपेयर किया जनरल रिजर्व। तो जब आपने इसको कंपेयर किया बेटा, ये देखो, अब मैं थोड़ा डिफरेंट पेन यूज करूंगा।
जब आपने इसको कंपेयर किया जनरल रिजर्व को, तो आपने देखा ये पिछले साल 1 लाख था। इसमें भी ये ख्याल रखना चाहिए, ये पिछले साल का था, ये इस साल का है, ये प्रीवियस ईयर है और एक करंट ईयर है। पिछले साल आपके जनरल रिजर्व का बैलेंस 1 लाख था, इस साल आपके जनरल रिजर्व का बैलेंस है 1,80,000। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ और नीचे इंफॉर्मेशन दी होती तो हम देखते कि भाई जनरल रिजर्व में कहां से पैसा आया। जब कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे सबसे अच्छी एजम्पशन ये मिलती है कि ये जो 80,000 बड़ा है, ये आपका इस साल का प्रॉफिट बड़ा है जो आपने ट्रांसफर किया है पीएनएल में, जो आपने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व में। समझ आई मेरी बात? तो यहाँ पे प्लस 80,000 हुआ है। यस सर। और यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये पिछले 4 लाख था, अब 1 लाख हो गया। यहाँ पे प्लस 100K हो गया। डिबेंचर्स पिछले साल 20,000 थे, सॉरी, डिबेंचर्स पिछले साल 2 लाख थे, इस साल वो 1.5 लाख हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे माइनस हुआ है 50K। ट्रेड पेएबल पहले मैं वो लिखूंगा जो माइनस हो गया है, ये भी, ये माइनस हो गया है 20K, है ना। एसेट्स, एसेट्स ये कम हुआ है ना, ये बड़ा है, ये माइनस हुआ है 15K। बट ये क्योंकि कैश है, कैश को मैं इग्नोर करता हूँ, कैश को मैं इग्नोर करता हूँ, बिकॉज ये मेरा जाएगा ओपनिंग कैश, ये मेरा जाएगा क्लोजिंग कैश, इसको मुझे नहीं देखना है। ये 10,000 20,000 ये बड़ा है, ये 1,40,000 है अभी, और पिछले साल 20,000 था, अब 20,000 हो गया, तो ये माइनस हुआ है 120K, है ना। यस सर। कितना मेरा माइनस हुआ है। और बाकियों का मैं अगर देखूंगा, 1,20,000 था, अब 1,35,000 हो गया, तो प्लस 15K हो गया। ये पहले 55,000 था, अब 65,000 हो गया, प्लस 10K हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 5 लाख था, अब 8 लाख है, प्लस 300K है। मशीनरी 1,20,000 है, अब 1,30,000 हो गया, तो प्लस 10,000 है। इसको मुझे कैश को कुछ करना नहीं है, ये 10,000 था 20,000 हो गया, तो 10,000 मेरा कैश बढ़ गया है, यही हुआ है। अब स्टार्ट विद द जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अगर 80,000 बढ़े हैं तो हम क्या मानेंगे, ये आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आपने सारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। तो ये मेरा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहां पे जाएगा ये? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी में। और ट्रेड पेएबल मेरा क्या है, अब ऊपर से देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल ये कहां पे जाएगा मेरा, सर ये मेरा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस। इसके लिए मैं पिंक कलर का पेन लेता हूँ, तो ये मेरा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। यस सर। 12% डिबेंचर्स जो है ये मेरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो ये भी मेरा जाएगा फाइनेंस। फाइनेंस। ठीक है। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल मेरा क्या है, ऑपरेटिंग। सर ट्रेड पेएबल मेरा करंट लाइबिलिटी है, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगेन दिस इज माय करंट लाइबिलिटी, तो ये भी जाएगा ऑपरेटिंग में। सबसे नीचे आएगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेरा ऑपरेटिंग में, ट्रेड रिसीवेबल मेरा ऑपरेटिंग में। फिर जाएगा यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है मेरा, इन्वेस्टिंग। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा इन्वेस्टिंग है। मशीनरी भी मेरा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग है। अब गुडविल का बताता हूँ क्या है, सर गुडविल अगर मैं परचेज करूंगा तो मेरी इन्वेस्टिंग है, गुडविल मेरा इन्वेस्टिंग है। मगर अगर मेरा गुडविल कम हुआ है तो गुडविल तो मैंने बेचा नहीं होगा, ना ना। गुडविल मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर ये बढ़ गया होगा, या इनफैक्ट फॉर दैट मैटर लैंड एंड बिल्डिंग भी मेरा इन्वेस्टिंग है, और मेरा मशीनरी भी इन्वेस्टिंग है, ये तीनों मेरा इन्वेस्टिंग है। बट अगर ये कम हुआ है, समझ लो अच्छी बात, अगर ये तीनों चीजें मेरी कम हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, मशीनरी, ये तो है मेरी इन्वेस्टिंग, बट अगर ये कम हुई है तो दो चीजें हो सकती है, या तो मैंने इनको बेचा है, या तो इनको डेप्रिशिएट या एमोटाइज किया है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, और अगर ये कम हुई है तो क्यों कम हुई है, डेप्रिसिएशन लगा दिया इस पे, और डेप्रिसिएशन कर दिया है इट मींस वो प्रॉफिट से लेस किया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसको ऐड बैक करेंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट with the increase in the net profit from the balance sheet only, then you have to go to the fixed assets also and see कि वो कम तो नहीं हुए। बिकॉज अगर वो कम हुए हैं और वो रीजन सेल का नहीं है, तो वो मतलब क्या है कि वो उसको डेप्रिशिएट किया है, तो उतना डेप्रिसिएशन का, एमोर्टाइजेशन का पार्ट जो होगा उसको एड बैक करना होगा।
मेरी बात दिमाग में जा रही है? मेरी बात दिमाग में जा रही है नहीं जा रही है? सर हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। ना। अरे राम, मैं वो खुशक कहाँ तक समझा, कहाँ तक समझ गए? लास्ट कब मेरी आवाज आई थी? सर अगर ये ये कम हाँ, जो आपने बोला ना कि ऐड बैक करना है कुछ प्रॉफिट को, वो क्या बोला आपने? अच्छा देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने जनरल रिजर्व से कंपैरिजन कर लिया, हाँ। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि भाई मेरा प्रॉफिट जो इस साल का है वो 80% है, ठीक है। हम्म। अब आप किस पे आ जाओगे फिर? आप चलो स्टार्ट कर लो, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो, फिर समझ आएगा। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। हम्म। देखो, कैसे लिखते हो आप? नेट प्रॉफिट कैश फ्लो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेटमेंट ऑफ बिल्कुल। बुलबुल लिमिटेड, और ये भी बनता है पूरे साल का, ठीक है। हम्म। फॉर द ईयर ईयर 31 मार्च 2018। एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। हम्म। इसमें हम ये बनाएंगे अमाउंट पार्ट, ये बनाएंगे डिटेल। डिटेल पार्ट, थोड़ा डिटेल। फॉर्मेटिंग भी करेंगे, ठीक है बेटा। हम्म। ये आएगा पर्टिकुलर, ये डिटेल आएगा डिटेल अमाउंट। अमाउंट। लेट्स स्टार्ट विथ कैश जहरान की क्लास से हाँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जहरान बेटा, जब हमने स्टार्ट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हमने स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट इस साल का कितना आया। नेट प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व बढ़ा है, तो हम क्या मानेंगे? जो जनरल रिजर्व में बढ़ा है 80,000, वो इस साल आपने प्रॉफिट कमाया होगा तभी जनरल रिजर्व में गया है, ठीक है। और कोई वैलिड एजम्पशन नहीं है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? 80,000। 80। हम्म। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जब आ गया, अगर कोई और रिजर्व में ट्रांसफर किया तो उसको भी ऐड करेंगे। अगर कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आपको एक बार फिक्स्ड एसेट को देखना है। क्या देखना है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को देखना है। कोई और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के बाहर नहीं है, तो आपको फिक्स्ड एसेट को देखना है। अगर फिक्स्ड एसेट कम हुआ है और कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स उसको डेप्रिशिएट किया है। और अगर हम्म। डेप्रिशिएट किया है या इंटेंजिबल एसेट को एमोर्टाइज किया है, तो उतना आपने प्रॉफिट से लेस किया होगा, दैट इज द नॉन कैश एक्सपेंस, तो उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड बैक यहाँ करना पे है। मुझे लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया है, तो बढ़ गया है, हम्म। इट मीन कोई डेप्रिसिएशन नहीं किया है, और लैंड एंड हम्म। बिल्डिंग जो बढ़ गया है पूरा, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश गया होगा। मशीनरी भी बढ़ गया है, तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू एजम्पशन है? ये भी आपका 10,000 से और खरीदा, बट गुडविल यहाँ पे 20,000 से कम हुआ है, तो इट मीन गुडविल को आपने क्या किया है दोस्तों? एमोटाइज किया है। अमाउंट गुडविल किया को है। आपने एमोटाइज किया है। गुडविल को जब आपने एमोटाइज किया है, तो ऐड करेंगे गुडविल एमोटाइजेशन, गुडविल हम्म। एमोटाइजेशन कितना है? 20,000, ठीक है। हम्म। हम्म। और आपने क्या ख्याल करना है, अगर कुछ डिविडेंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा है, वो भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कैश था 12% डिबेंचर। हम्म। 12% डिबेंचर जो थे, वो आपके पिछले साल 2 लाख थे, पिछले साल दो दो लाख लाख और अभी 1.5 लाख है। अब क्वेश्चन में ये चीज इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि रिडेम्पशन जो हुआ है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ है या एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है। समझ हम्म। आई मेरी बात? हम्म। ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया है कि बिगिनिंग में रिडेम्पशन हुआ है कि एंड में रिडेम्पशन हुआ है नो। ना। तो इसके लिए आपको कोई एजम्पशन लेनी पड़ेगी। हम एजम्पशन लेंगे कि वो आपने एट द एंड ऑफ द ईयर किया है। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर आपने 50,000 पैसे रिडीम कर लिए, तो अगर 12% डिबेंचर थे, उसकी इंटरेस्ट भी कहीं पे लाइबिलिटी नहीं आ रही है, तो उस पे जो 12% बना था 2 लाख पे, 2 लाख पे, ये जो 2 लाख थे बेटा, ये जो 2 लाख थे, इस 2 लाख पे आपको इंटरेस्ट भी दिया होगा 12%। हम्म। तो 2 लाख पे 12% कितना होता है? 24,000। 24,000। तो वो 24,000 पे आपने पीएनएल से लेस किया होगा, बिकॉज आपने कहीं पे वो अभी लाइबिलिटी नहीं दी है, इट मीन वो भी पीएनएल से लेस हुआ है, तो वो भी सर आपका फिर क्या से है? आवाज नहीं आ रही। अगर आवाज आ रही है मेरी?
अब मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही अब तो क्या हो गया? मेरी आवाज आ रही है? यस अब आ रही हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे 2 लाख के डिबेंचर्स थे साल के बिगिनिंग में, और अभी कुछ नहीं लिखा है, डिबेंचर लाइबिलिटी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने इंटरेस्ट भी पे किया होगा। हम्म तो वो इंटरेस्ट मैंने पीएनएल से लेस किया होगा, तो वो मेरा क्या है? वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को मैं क्या करूंगा? एड बैक करूंगा। सर, अगर पहले ही हमने रिडीम किए होंगे तो फिर हमें नहीं देना था इंटरेस्ट। बेटा तब भी तो 1.5 लाख पे तो देना होगा ना। बेटा आपने 50,000 ही रिडीम किए है, तो 1.5 लाख तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। फर्क इतना ही होता। अभी मैं 2 लाख पे ले रहा हूँ, आपके केस में फिर 1.5 लाख पे होता। अगर आप ये एजम्पशन लिखते हो आंसर में, assuming that the debentures are redeemed at the beginning of the year, still you had debenture outstanding 1,50,000। पिछले साल 2 लाख के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, इस साल डिबेंचर 1.5 लाख के आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 1.5 लाख में तो फिर भी दिया होगा ना पूरे साल का इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट आपने पीएनएल से लेस किया होगा, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हो, नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो, दोनों को ऐड बैक करना होता है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो आप क्या करोगे बेटा? ऐड बैक करोगे। अब मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया है कि वो डिबेंचर आपने रिडीम किए एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? तो वो 24,000 में ऐड बैक करूंगा, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो मेरा ये कितना आया? 80,000 प्लस 20,000 दैट इज 1 लाख, प्लस 24,000 दैट इज 1,24,000। तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज क्या निकला मुझे? 1 कैश लाख। फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग वर्किंग कैपिटल कैपिटल। चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखो, ये देखो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस मैंने करके रखा आपको। यहां से कैश आया, यहां से कैश आया, यहां से कैश आया, और यहां पे कैश गया। गया। मैंने आपके लिए आसान करके रखा। ग्रीन मैंने इनफ्लो किया और रेड मैंने आउटफ्लो किया। तो पहले इनफ्लो कर देंगे। यस सर। तो उसमें क्या किया सबसे पहले? सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। एसेट कम हो गया, एसेट मेरा कम हो गया, एसेट मेरा कम हो गया। कम इनफ्लो। हो गया। तो क्या हुआ होगा? ये मैंने गलत किया यहाँ। इनफ्लो। वेरी गुड। मेरे मेरे अगर ये बढ़ गए, मुझे ये बता दो, अगर मेरा इन्वेंट्री 1,40,000 था, अब 20,000 हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ होगा? प्लस 120 की कैश आया होगा। हम्म और डेटर जब मेरे कम हो बढ़ गए, यहाँ पे मेरा कैश फंस गया होगा डेटर में, -10 की। हम्म समझाई मेरी बात? यस सर। और लाइबिलिटीज का तो ठीक था। अब देखो, अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, उससे क्या होगा? मेरा कैश फ्लो बढ़ गया होगा। ये समझ आ रहा है क्यों बढ़ गया होगा, कि मुझे दोबारा से समझाना है? नो सर, आया समझ। करंट एसेट अगर कम होता है, इट मीन वहां से पैसा जनरेट हुआ है। डिक्रीज इन कितना था बेटा? 1,20,000। 20,000। और क्या था ऐड लाइबिलिटीज में? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल और इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दोनों से मेरा क्या होगा? कैश बढ़ा होगा, है ना? हम्म क्योंकि मेरा कैश कम गया होगा। ऐड इंक्रीज इन इन ट्रेड पे। ट्रेड पेबल और इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना था? 15। 15,000 और 10,000। 15,000 और 10,000। 10,000, और लेस करूंगा मैं इंक्रीज इन डेटर। कितना था? 10,000। 10,000। ठीक है? यस सर। अब इसका टोटल करो। 1,24,000 प्लस 1,20,000 दैट इज 2,44,000 प्लस 15,000 दैट इज 2,59,000। 2,59,000 मुझे क्या हो गया, जिसको मैं बाहर लूंगा? दिस इज माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटीज। समझ आया? अच्छे से समझ आया? यस। ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। पहले हमने पीएनएल को एडजस्ट किया, तो उसमें देखा कि प्रॉफिट में से अगर कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस हुआ है, उसको मैं ऐड बैक करता हूँ, और उसका उल्टा अगर होगा उसको मैं लेस करूंगा। तो मेरा फिगर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल। फिर मैं बैलेंस शीट में करंट एसेट को करंट ले दो,
उसमें अगर प्लस माइनस हुआ है तो वहां से मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास कैश आया होगा या मेरा कैश गया होगा। तो मेरा निकला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद आप देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मेरे पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है और मशीनरी है। लैंड एंड बिल्डिंग से मेरे को 3,000 क्या क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हो गया, और इसमें भी मेरा 10,000 का कैश आउटफ्लो हो गया। तो दोनों केस में मेरा कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, मैंने वहां पे ग्रीन किया तो उसको भूल जाना, वो मेरा आउटफ्लो है, वो मैंने समझाने के लिए रखा था कि जो बढ़ गया है। अब कैश फ्लो फ्रॉम क्या निकालूंगा मैं, दूसरा कैश इन्वेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको ये एक्टिविटी। समझ आया पूरा क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है, हम्म। सबसे पहला परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, 3 लाख। उसमें मेरा कैश गया है कितना, 3 लाख। 3 लाख। उसके बाद है मेरा परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी, उसमें कितना गया है मेरा, 10,000। 10,000। बस ये दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। हम्म। तो दोस्तों मेरा कैश आउटफ्लो हो गया है 3,10,000। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं माइनस में दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, माइनस में। माइनस। तो मेरा आएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितना, एक्टिविटी। 3,10,000। 3 लाख 10,000। और इसको मैं माइनस में यहाँ पे बाहर लूंगा, 3,10,000। ठीक है, ये हम्म। टोटल फिगर आ रही है। ऊपर मेरा 2,59,000 आ गया, ये 3,10,000 मेरा माइनस हो गया। अब क्या आ गया मेरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग। वेरी गुड, कैश फ्लो फ्रॉम फ्लो फाइनेंसिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले आप एक्टिविटी। देखो क्या था, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बढ़ गया है, यस सर। तो क्या हो गया, प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना हुआ बेटा, 1 लाख। 1 लाख। उसके बाद क्या हुआ, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हुआ, हम्म। कितना, 50,000। 50,000। हम्म। डिबेंचर जो इंटरेस्ट दिया वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ। तो वहां पे क्या किया था, ऑपरेटिंग पे ऐड बैक किया, बिकॉज वो फाइनेंसिंग है, तो फाइनेंसिंग से क्या करेंगे, लेस करेंगे। माइनस। समझा, उधर ऐड बैक किया नाती का, हम्म। यस उधर सर। इसलिए ऐड बैक किया बिकॉज वो ऑपरेटिंग नहीं था, वो नॉन ऑपरेटिंग था, तो ऑपरेटिंग से मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया। अब चूंकि मैंने वो पे कर लिया, अगर मैंने पे नहीं किया होता, अभी क्या मार रहा हूं मैं, पे किया। मैं क्यों मार रहा हूँ पे किया, बिकॉज डिबेंचर इंटरेस्ट लाइबिलिटी मुझे बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, तो पे किया तो कैश गया होगा ना। अब ये कैश जो गया है वो क्या है, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा। अब टोटल देखो क्या पिक्चर आ रही है, 1 लाख था, आया 50,000 प्लस 24,000, 74,000 चला गया। बट नेट में अगर देखा जाए तो मेरा 26,000 का कैश आ गया। हम्म। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो एक्टिविटी। है, CFFA, मेरा आया 26,000। ठीक। ठीक है, हम्म। अब अगर मैं इसको करूंगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो, देखो 2,59,000 ऑपरेटिंग से आया, ट्वेंटी हाँ। सिक्स यहाँ से आया, कितना हो गया है, 2,59,000, 60,000, 85,000 आ गया नेट। हाँ, टू लैख हाँ। एटी फाइव थाउजेंड आपका नेट कैश आ गया, उसमें से जी। 3,10,000 चला गया, तो नेट में क्या हो गया, 25,000 आपका यहां से ही चला गया है। तो नेट कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना है, इन तीनों को जब आप माइनस करोगे तो नेट कैश आउटफ्लो 25। ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आपका आएगा 25,000 माइनस। हम्म। इसको ऐड करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, बैलेंस शीट में जो दिया था, ओपनिंग कैश बैलेंस था आपका 35,000। अरे 35,000 पहले साल के बिगिनिंग में था, ठीक है, उसमें से 25,000 चला गया, कितना बचा पीछे, 10,000। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो निकलेगा कैश का 10,000। अब बैलेंस शीट को देखो जो मैंने ऊपर बनाई थी, वहां पे आपका कैश कितना है, क्लोजिंग टेन बैलेंस थाउजेंड 10,000। तो जब ये मैच हो जाएगा इतने सब आपने ठीक कर लिया। समझ आया, यस सर। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में जाने लगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। हम्म। यस। देखो हमने स्टार्ट किया था, सॉरी, ये आपको क्वेश्चन दिया था, तो यू हैव टू स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। वो कैसे पता चलेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो, पीएनएल का अगर डिफरेंस होगा ओपनिंग और क्लोजिंग, वो आ गया नेट प्रॉफिट। फिर उसमें देखना है किसी और रिजर्व में तो नहीं गया, गया है कहां से गया होगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इट मीन शेयर्स को इश्यू किया है प्रीमियम पे, अगर बाकी रिजर्व में किया है तो वैलिड एजम्पशन है कि पीएनएल से लिया है, उसको ऐड करोगे। फिर देखोगे कोई डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं है, उसको ऐड बैक करोगे।
फिर आप देखोगे वर्किंग कैपिटल की चेंजेस जो भी होंगे करंट और करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में, तो यू विल गेट अ फिगर फ्रॉम नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन यू विल स्विच टू द नॉन करंट एसेट्स, दैट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उनका प्लस माइनस करके आपको पता चलेगा कि नेट में आपका क्या फिगर आया है। ठीक है, ये यस बहुत सर। ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आप फाइनेंस प्रिपेयर हो। अब देखो एक क्वेश्चन था यहाँ पे, एक एडजस्टमेंट थी आपकी इंटरेस्ट की। तो मैंने यहाँ पे एजम्पशन क्या ले ली, देखो अगर मेरे को हिंट दिए क्वेश्चन में कि 12% इंटरेस्ट है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि देखो अगर 12% के डिबेंचर दिए है और 2 लाख के डिबेंचर थे, तो पहली एजम्पशन मैंने ये ली कि वो 2 लाख का जो रिडेम्पशन हो गया 1.5 लाख 50 हजार, वो एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है। तो दूसरी फिर एजम्पशन इससे क्या निकलेगी कि मैंने 2 लाख पे इंटरेस्ट जो होगा 24 हजार वो पे किया हो, और 24 हजार की इंटरेस्ट की एंट्री क्या की होगी, मैं डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, और डिबेंचर इंटरेस्ट को मैंने पीएनएल में लिया होगा। अब मैंने जो प्रॉफिट स्टार्ट किया 80,000, मेरा प्रॉफिट जो था वो है 80,000, बट उसमें एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 24,000, उसको मैं एड बैक करूंगा। फिर दूसरी चीज मैंने देखा कि भाई डिबेंचर इंटरेस्ट मेरी लायबिलिटी तो कहीं नहीं आ रही है, वो मैंने पे किया है। अब ये आउट को मेरा जो गया है, ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मुझे 24,000 को माइनस करना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा था डिबेंचर इंटरेस्ट की लायबिलिटी दिख रही थी बैलेंस शीट में 24,000, पहले साल जीरो थी, पहले साल जीरो थी लायबिलिटी। अब यहाँ पे लायबिलिटी दिख रही थी 24,000। अब आपको क्या सोचना है, देखो इंटरेस्ट तो लायबिलिटी बुक कर ली है, तो एंट्री क्या की है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। So liability has been booked, cash has not been paid. But since the interest has been debited to the P&L account, तो मेरे को पीएनएल से तो 24,000 एड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज ऑपरेशन से आपने ज्यादा कमाया होगा। बट फाइनेंसिंग से आपको 24,000 माइनस नहीं करना होगा, बिकॉज 24,000 कैश अभी गया ही नहीं, वो आपकी लाइबिलिटी है। समझ आई बात? ठीक है, मैं चलो गमी की काफ करूँ समझ, मैं फिर रिपीट करूँ। सर आया सर। सर अगर मैंने डिबेंचर की इंटरेस्ट की लायबिलिटी बुक की होती, ये दिखाते हुए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 24,000, इट मीन इंटरेस्ट की एंट्री तो मैंने की है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को मैंने पीएनएल में लिया है, तो वहां तो मुझे एड बैक करना है बिकॉज वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। बट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में भी माइनस नहीं करना है, बिकॉज अभी कैश गया ही नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी। आज हम क्योंकि बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहे थे, तो आज मैंने थोड़े क्वेश्चन कराए, कल मैं और कराऊंगा क्वेश्चन, बट फिर अगेन हमारी सैटरडे संडे की ब्रेक लगेगी, और मंडे को इंशाल्लाह अगर कुछ रहा तो और करेंगे। ठीक है, सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है ना, आपकी सिलेबस में तो नहीं है कंप्यूटर अकाउंटिंग, सर है सिलेबस में। बट वो तो प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट होता है ना, या तो आप प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा या तो वो तो कंप्यूटराइज मिलेगा, दोनों चीजें थोड़ी रहती है। मतलब इसमें और क्या है। करना है? देखो बेटा, एक बार सिलेबस को अगर देखोगे, आपका सिलेबस में क्या था, आपके टोटल मार्क्स है 100 है ना, उसमें यस से सर। आपके थ्योरी के हैं 80 और हाँ प्रोजेक्ट वर्क के हैं 20। जी हाँ प्रोजेक्ट वर्क में इंटरनल के 5 है और एक्सटर्नल की 15 है। ठीक। हाँ अब ये 80 मार्क्स जो आपको थ्योरी को पढ़ने थे मेरे पास, उसमें आपका पार्टनरशिप में थे 60 मार्क्स, पार्टनरशिप और कंपनी में थे 60 मार्क्स, वो हमने कर दिए। ठीक। यस सर। उसके बाद पार्ट बी में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस और प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, उसमें आपके 12 मार्क्स है, वो भी हमने कर लिए। और कैश फ्लो यस स्टेटमेंट सर। में 8 मार्क्स, ये भी हमने कर लिए। तो मोटा मोटा हिसाब 60 प्लस 12 प्लस 8 दैट इज 20, 60 प्लस 20 इक्वल 80, ये हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखो ठीक। पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपका प्रोजेक्ट फाइल होगा 3 मार्क्स का, रिटन टेस्ट होगा 9 मार्क्स का, और वाइवा होगा 3 मार्क्स का। 9 3 12 15, ये आपका एक्सटर्नल का हो गया, और 5 आपके इंटरनल के हो गए। या तो आपका प्रोजेक्ट वर्क नहीं होगा तो कंप्यूटर अकाउंटिंग होगा, जिसमें आपके ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग के 5 मार्क्स है, डाटाबेस मैनेजमेंट के 8 मार्क्स है, और एप्लीकेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड है उसके 7 मार्क्स है। अर्थ पांच शुरुआत के साथ बुक, ये दूसरा ऑप्शन है। बट आपके केस में जेके एस एस मतलब जेके एस एस जेके बोर्ड्स में क्या है, आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क ही किया जाता है, जिसमें आपके स्कूल के 5 मार्क्स होते हैं और एक्सटर्नल के 15 मार्क्स होते हैं, तो वो 20 मार्क्स आपके अलग से कवर होते हैं। तो आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं देखनी है। ठीक है, ठीक। गया दिमाग में कुछ हाँ हाँ। सभी टेंशन? नो सर। ठीक है, ये कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, ठीक। आपका ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट वर्क का। आप एक बार पास्ट ईयर का कुछ पेपर भी देख लेना, मेरे हिसाब से आपको इसमें नहीं आता है कुछ। पास्ट ईयर के पेपर में पार्ट ए
students should opt for either part B or part C and mark the selected answers. तो पार्ट ए, पार्ट बी क्या है आपका? पार्ट ए आपका ये है, पार्ट ए है, एक बार पास्ट ईयर। अच्छा पार्ट बी तो आपका ये आ गया लॉन्ग टर्म में, ये पार्ट सी क्या है आपका? पार्ट सी तो दिया नहीं कहीं पे, बट आपके नहीं होता वो सिलेबस में, ठीक है, आपको उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, वो आपका सिलेबस में है ही नहीं। पार्ट ए की दिया है आपको, मेरे पास कुछ पास्ट ईयर पेपर यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। शॉर्ट आंसर ठीक है। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, थोड़े से और कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। आप कोशिश कर लेना खुद से भी फुल फ्लेज क्वेश्चन करना, बिकॉज जब आप खुद से करके आ जाओगे क्वेश्चन तो आपके दिमाग में डाउट्स रहेंगे कि भाई ये कैसे करते हैं, फिर मेरे से जब उसका सोल्यूशन मिलेगा तो वो सीधे दिमाग में जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो सेशन को क्लोज करते हैं, आई होप किसी को कुछ बोलना तो नहीं है। नो सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ऑफिस